ओके, आज बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन की। तो लास्ट टाइम लेक्चर में हमने जान लिया था कि हम पुली के क्वेश्चंस कर सकते हैं, नेट फोर्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिफ्थ चैप्टर की बात हम कर रहे हैं। तो फिफ्थ चैप्टर के अंदर नेट फोर्स की बात हर क्वेश्चन के अंदर की जा रही है। कभी टेंशन फाइंड करना है, कभी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक इसी तरह से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और लिफ्ट के अलावा या पुली के अलावा सबसे ज्यादा चांसेस इसी क्वेश्चन के आने के हैं। और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए, ब्लॉक एंड वेज प्रॉब्लम। तो हम इसे पढ़ते इस तरह से, ब्लॉक एंड वेज प्रॉब्लम। तो ब्लॉक के साथ एक वेज है। तो वेज का मतलब यहां पर क्या है? वेज का मतलब है कि एक इंक्लाइन प्लेन है। पहले कुछ फोर्सेस को क्या करते हैं, शो करते हैं। देखिए, अगर एक इंक्लाइन प्लेन, अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता, फॉर एग्जांपल, इससे पहले पढ़ चुके हैं हम कि अगर एक ब्लॉक, अगर ये एक ब्लॉक है और ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है, तो अगर ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, तो कौन कौन से फोर्सेस इस पर लग रहे होंगे? नंबर एक बात, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इस ब्लॉक का वेट कहलाएगा, और इसे हम कहेंगे mg। और ये एक्शन फोर्स हो गया, तो फिर टेबल भी फोर्स लगाएगा, सरफेस भी इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा, और इसे हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। तो इसको हम क्या कहने वाले हैं? रिएक्शन फोर्स कहने वाले हैं। तो रिएक्शन फोर्स है, तो अभी तो हॉरिजॉन्टल सरफेस की अगर बात करूं, mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। mg किसी भी सिचुएशन में mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, चाहे हम कैसे भी सरफेस की बात करें, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड शो करेंगे। और रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो रिएक्शन होगा वो हमेशा सरफेस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इस पर परपेंडिकुलर दिखाया मैंने रिएक्शन फोर्स को। तो इस तरह से दो फोर्स शो कर दी, कोई मोशन नहीं। अगर एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन होगा, और तो ये मूव करेगा। अदरवाइज ये दो फोर्स हैं, ये बैलेंस कर रहे एक दूसरे को, बैलेंस्ड फोर्सेस हो गए, नेट फोर्स जीरो हो गया। लेकिन अगर कैसा प्लेन हो? इंक्लाइंड प्लेन हो। अगर इंक्लाइंड प्लेन हो तो नंबर एक बात है, अगर इंक्लाइंड प्लेन होगा तो ये इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया। इस बार ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस था, लेकिन इस बार ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो इसका बेस दिख रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है ये जो आपका प्लेन है। और इस पर अगर क्या रखा जाए, एक ब्लॉक रख दिया जाए जिसका मास कितना है m, तो आपसे पूछेगा कि इसका एक्सेलरेशन बताइए, इसका एक्सेलरेशन बताइए, ये आपसे पूछा जाए। पहला केस, सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है। तो सरफेस अगर स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और आगे पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन का फॉर्मूला, कि अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन डायरेक्ट गिवन भी हो सकता है, ये एक फॉर्मूले से फ्रिक्शन को फाइंड भी करना पड़ सकता है, तो वो भी हम फाइंड करेंगे। तो फाइंड करेंगे, उसको बिल्कुल जानेंगे इस तरह से। देखो, तो ये ब्लॉक है और ये इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। अगर मुझसे इस केस में क्या पूछा जाए कि बताइए, ये ब्लॉक स्लाइड कर कर नीचे आएगा, कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? ये स्मूथ सरफेस है,
तो ये जानने के लिए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उससे पहले हमें जानना है कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ध्यान से समझिए बात को। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये ब्लॉक है, तो mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। mg जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। mg जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अर्थ क्या करती है, हमेशा हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए ये फोर्स हमेशा धरती के सेंटर की तरफ दिखाना है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड ही दिखाना है हमेशा। इस बार पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस था तो mg डाउनवर्ड हो गया, तो जो रिएक्शन फोर्स था आपने देखा वो रिएक्शन फोर्स कैसे था, परपेंडिकुलर ऐसे था। अब ये सरफेस कैसा हो गया है, इंक्लाइंड। ये सरफेस इंक्लाइंड हो गया है, पर mg अभी भी डाउनवर्ड ही होगा, बट रिएक्शन जो होगा वो सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये इंक्लाइंड सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये होगा इसका रिएक्शन फोर्स। तो ये होगा इसका रिएक्शन फोर्स। तो इस बार जो रिएक्शन फोर्स है, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन का नाम भी दे देंगे, कभी कभी n से डिनोट कर देंगे, कभी मैंने r से डिनोट कर दिया, मतलब रिएक्शन फोर्स। ये ब्लॉक mg इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेज के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये इंक्लाइंड प्लेन भी एक फोर्स लगाएगा, वो रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर है बेटे, मैंने इस डायरेक्शन में क्यों शो किया? यस यस तो बिल्कुल, तो ये बात आपको क्लियर है कि मैंने इस डायरेक्शन में क्यों शो किया इसे, क्योंकि mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और रिएक्शन हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। तो हॉरिजॉन्टल था तो बिल्कुल ऊपर था, r इक्वल टू mg था हॉरिजॉन्टल वाले केस में, बट इस बार r के सामने mg नहीं है, तो r mg के इक्वल नहीं लिखा जा सकता इस बार। तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है और कौन से फोर्स की वजह से ये नीचे आएगा, ये जानने के लिए हम इसको क्या करने वाले हैं, रिजोल्व। और रिजोल्व कैसे करें, इस mg को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकता हूं, एक ये सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा और एक कंपोनेंट ये सरफेस के पैरेलल आएगा। किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में क्या किया जा सकता है, रिजोल्व किया जा सकता है। तो mg को दो पार्ट्स में रिजोल्व करूं, यहां थीटा एंगल है, हमेशा ध्यान रखो कि mg जो है ना वो इस तरफ वाले कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा हमेशा। यहां जब थीटा होगा तो यहां भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अगर जिस तरफ थीटा एंगल बनता है, ये mg है, इधर थीटा एंगल बनाया है, इधर वाला कंपोनेंट लिखा जाएगा mg cos थीटा, और ये mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, mg sin थीटा। इस तरह से दो पार्ट्स में रिजोल्व करने के बाद बिल्कुल स्पष्ट है सब कुछ। कैसे, हम जिस फोर्स को रिजोल्व कर देते हैं ना, अब उसको दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने mg को रिजोल्व कर दिया दो पार्ट्स में, अब ऐसे मान लीजिए ये mg नहीं था, कोई mg नहीं है, mg को मैंने रिजोल्व कर दिया। तो mg को अगर मैंने रिजोल्व कर दिया है तो थोड़ी देर से, आप अपने डायग्राम में रब मत करना, बट मैं यहां रब करके इसलिए बता रहा हूं आपको कि mg को दिमाग से निकाल दो, दो कंपोनेंट्स हो गए, एक mg cos थीटा जिसके ठीक सामने कौन है, r। ये ब्लॉक ना इधर जाने वाला है, ये ब्लॉक ना उधर जाने वाला है, ये स्लाइड कर कर नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये r की वैल्यू किसके इक्वल लिखी जा सकती है, mg cos थीटा के। r इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, mg cos थीटा के। ये इक्वेशन नंबर क्या रही, फर्स्ट। ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को किधर खींचेगा, नीचे खींचेगा। mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे खींचने वाला है। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, मैंने स्मूथ सरफेस लिखा, भाई यहां पर स्मूथ सरफेस अपोजिट में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। mg sin थीटा फोर्स इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेगा, r बराबर mg cos थीटा हो चुका है, mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे की तरफ लाएगा,
अपोजिट में कोई फोर्स रोकने वाला है नहीं, होता तो इक्वेशन कैसे बनाता? mg sin थीटा नीचे माइनस अपोजिट वाला इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी नहीं है ना, तो अभी नहीं है, तो mg sin थीटा नीचे खींचना चाहता है, अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स लग रहा है। कल बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे किए हैं, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कैंसिल हो गया, कितने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा? एक्सेलरेशन इक्वल है किसके? जी साइन थीटा के। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आया है? जी साइन थीटा के। फ्री फॉल नहीं है, फ्री फॉल होता तो फिर सिर्फ जी होता, जी साइन थीटा है, फ्री फॉल नहीं है क्योंकि रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल तो तब होता जब सिर्फ mg लग रहा होता, लेकिन यहाँ mg के अपोजिट, मतलब हमने रिजोल्व करके देखा रिएक्शन भी लग रहा है। ये पहला केस, एक ब्लॉक है, एक वेज इंक्लाइन प्लेन है, यानी वेज कह देते हैं इसको, ये लकड़ी का एक टुकड़ा ही है, इंक्लाइन है, तो इसे वेज कह देते हैं, और ये ब्लॉक है। तो ब्लॉक रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस था, कितना एक्सेलरेशन होगा? मैंने mg को रिजोल्व किया तो देखा r किसके इक्वल है? mg cos थीटा के। और नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो mg sin थीटा नीचे खींचेगा, तो एक फोर्स था बराबर किसके, ये रख दिया मैंने ma के, और एक्सेलरेशन आया। भाई बताना क्लियरली समझ में आया हो तो बताना, ना समझ में आने पर दोबारा पूछना। अगर इसी सरफेस को रफ कर दी, अगर यही सरफेस रफ होता तो क्या होता? प्रैक्टिस अच्छी करनी जरूरी है, चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसलिए डायग्राम दोबारा बनाइए, खुद से बनाइए, यही डायग्राम बनाना है, बट इस बार रफ सरफेस है, फ्रिक्शन को और इंक्लूड कर लेंगे इस बार। क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए अभी जानते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, आप भी साथ साथ बनाइए, बल्कि खुद बनाइए, मैं थोड़ा धीरे चलने की कोशिश करूंगा, कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और थीटा एंगल पर ये इंक्लाइन है, सरफेस इस बार रफ है, इस पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया है और ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो भाई ये ब्लॉक और ये इंक्लाइन प्लेन और सरफेस कैसा है? रफ। हमारा पहला काम, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं भाई? इस ब्लॉक का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसे मैं क्या कहूंगा? mg कहूंगा। तो ये mg हो गया, और mg है सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लग रहा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लग रहा होगा? रिएक्शन फोर्स हो गया r। फ्रिक्शन तब तक ना दिखाएं जब तक आपको ये ना बता दिया जाए कि मोशन किस डायरेक्शन में होने वाला है। जरूरी नहीं ये नीचे ही आए, मतलब अपने आप तो ये नीचे ही आएगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैं इसे फोर्स लगाकर ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी इस तरह से। तो अभी ये आर रिएक्शन है और ये mg इसका वेट है। रिजोल्व करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि कैसा मोशन होगा। तो दो कंपोनेंट्स में mg को रिजोल्व करूं, दो कंपोनेंट्स में mg को आप भी रिजोल्व कर दीजिए। ये थीटा है तो यहां थीटा बनता है, इधर वाला कंपोनेंट आता है mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आता है mg sin थीटा, इधर वाला कंपोनेंट आता है mg sin थीटा। सबसे पहली बात, r किसके इक्वल है? mg cos थीटा के। तो पहली इक्वेशन इसमें क्या बनी? r किसके इक्वल है? mg cos थीटा के, और ये हमारे लिए हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, ये हमसे पूछा गया हो, और रफ सरफेस भी कह रखा है। mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लाइड कराना चाहता है, तो फिर इन दोनों सरफेसेस के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन हमेशा ही रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन हमेशा ही रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ये अपोजिट में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। mg से पहले mg sin थीटा नीचे खींच रहा था, रोकने वाला कोई नहीं था,
इस बार mg sin थीटा नीचे की तरफ लाना चाहता है इसको, मगर अपोजिट में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। इस बार इक्वेशन क्या बनेगी, खुद से बनाइए बेटे, बिल्कुल बना सकते हो आप, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। और आपकी इक्वेशन यही बनी होगी कि mg sin थीटा नीचे खींचना चाहता है, mg sin थीटा नीचे खींचना चाहता है, माइनस माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है इस बार, फ्रिक्शन। तो mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे लाना चाहता है, फ्रिक्शन अपोजिट में लग रहा है, नेट फोर्स की इक्वेशन बन गई बराबर किसके रख दो, मास इनटू एक्सेलरेशन की। तो किसके इक्वल रख दो इसको, मास इनटू एक्सेलरेशन की। ऐसी इक्वेशन आपने बनाई होगी जरूर, और ऐसी इक्वेशन बनने के बाद हमें फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन होती है, अक्सर फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन नहीं होती है, हमें फाइंड करनी पड़ती है। कैसे, अभी आगे चलकर फ्रिक्शन को स्पेशली पढ़ेंगे, वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन का सीधा फॉर्मूला याद कर जाएं, और थोड़ी सी थ्योरी, कैसे फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे फ्रिक्शन इंक्रीज किया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके कितने हैं, उनको हम समझेंगे। मैं आपको सेंड करूंगा नोट्स की। mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस, समझे भाई ध्यान से, कि इस फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू में आर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू में आर। ये म्यू क्या है, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन में गिवन होगा 0.1, 0.15, 0.4, 0.2। आर क्या है, रिएक्शन। जैसे इस केस की अगर बात करें इंक्लाइंड वाले की, तो आर किसके इक्वल है, mg cos थीटा के। तो आर की जगह क्या रख दूंगा, mg cos थीटा, और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक कांस्टेंट है, सरफेस पर डिपेंड करता है, वैल्यू गिवन होगी, आराम से सवाल सॉल्व होगा। इज इक्वल टू किसके था ये, ma। तो फिर mg sin थीटा माइनस म्यू। आर रिएक्शन क्या लिखा जा सकता है, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला सवाल होता तो आर mg डाउनवर्ड था, रिएक्शन ऊपर की तरफ था, आर mg के इक्वल था। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस का क्वेश्चन हो, फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगा म्यू इनटू में आर, तो आर किसके इक्वल होगा, mg। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इनटू mg। इंक्लाइंड प्लेन है तो फिर आर mg के इक्वल नहीं है, आर mg cos थीटा के इक्वल होता है इंक्लाइंड प्लेन पर। तब मैं आर को mg cos थीटा लिखने वाला हूं। तो भाई रटने की कोई जरूरत नहीं भाई, आप जैसे आपके सामने सवाल आए डायग्राम में फोर्सेस डिनोट करें, रिजोल्व करें, सारे फोर्सेस आमने सामने लाने की कोशिश करेंगे कि भाई आर इधर था, mg नीचे था। आमने सामने नहीं है, जब तक आमने सामने फोर्सेस नहीं होंगे हम नेट फोर्स की इक्वेशन नहीं बना पाएंगे भाई। तो मैंने mg को रिजोल्व किया तो mg cos थीटा r के सामने आ गया, ये दोनों इक्वल है। mg sin थीटा नीचे खींच रहा है, अपोजिट में फ्रिक्शन है, ये इक्वेशन बन गई नेट फोर्स की। और इस इक्वेशन से कॉमन लेकर मास कैंसिल हो जाएगा, g कॉमन ले लो इसमें से, sin थीटा माइनस में म्यू इनटू में cos थीटा, और बराबर है a एक्सेलरेशन के। ऐसे आप इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी ऐसे सवाल आएंगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, डायग्राम बनेगा, रिजोल्व किया जाएगा, नेट फोर्स की इक्वेशन बनेगी, आसानी से सवाल सोल्व होंगे। मैं आज भी सेंड करूंगा और बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। और जो भी डाउट दिन में आएगा तो शाम को फिर ऑनलाइन क्लास से डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो ये इजी है, ये इजी है बेटे, यहां तक क्लियर आपको। Yes, sir. तो ये वाली बात आपको क्लियर है। तो अब इसमें एक थोड़ा बेहतरीन तरीके का सवाल बना देगा, और वो कैसे सोल्व होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। और उसी के आने के चांसेस आपके 90% है, खासतौर पर जेई में और नीट में भी काफी चांसेस है उसके, वो थोड़ा सा अच्छा स्पेशल है। उस सवाल को करेंगे उससे पहले लेकिन ऐसे समझिए भाई, उससे पहले एक बात को समझिए कि इनर्शिया की वजह से
इनर्शिया की वजह से क्या होता है, किसी ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, किसी ट्रक के अंदर आप सफर कर रहे हैं, तो अगर किसी गाड़ी के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको पता है फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपने ये सीखा था कि जब अगर एक बस स्टार्ट होती है, मतलब चलना स्टार्ट करती है, तो हम किधर की तरफ फोल होते हैं, पीछे की तरफ। तो बस रेस्ट पर थी, हम भी रेस्ट पर थे, लेकिन बस पर इंजन ने फोर्स लगाया, बस मोशन में आई, पर इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है। यानी हम पीछे नहीं गए, हम वहीं थे, बस थोड़ी सी आगे की तरफ गई है। इसलिए हमें लगता है कि हम क्यों, क्योंकि हमारा लोअर बॉडी पार्ट तो बस के साथ आगे निकल जाता है और अपर बॉडी पार्ट अपनी जगह पर ही रहना चाहता है। इसलिए जब गाड़ी या बाइक स्कूटी एकदम से एक्सेलरेट होती है, बस एकदम से एक्सेलरेट होती है, तो हमें लगता है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो वो एक इनर्शिया की वजह से हमारे ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, हम पीछे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, मोशन में है बस, और एकदम से ब्रेक लगेंगे, हम इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है। लेकिन बस में ब्रेक्स लगे तो पैर हमारे बस के कांटेक्ट में है, तो वो रेस्ट पर आगे साथ साथ, लेकिन अपर बॉडी पार्ट कंटिन्यूसली मोशन में रहना चाहता है, तो आगे की तरफ गिरते हैं। इस तरह से ऐसी डायरेक्शन में होता है कि गाड़ी चलते चलते डायरेक्शन चेंज करती है, तो अगर गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया है तो हम राइट की तरफ झुक जाते हैं, राइट टर्न लिया तो हम लेफ्ट की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा इनर्शिया की बात है। यानी अगर एक बॉक्स, अगर मैं एक बॉक्स को ऐसे इस ट्रक के अंदर रख दूं, मान लीजिए, तो अगर मैं इस बॉक्स को इस ट्रक के अंदर रख दूं और ये ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ये अपनी स्पीड इंक्रीज या क्या कर रहा है, डिक्रीज। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं तो अपना लगेज ऊपर बांध लेंगे, क्यों, क्योंकि बस में ब्रेक लगेगी तो हमारा लगेज आगे चला जाएगा, ब्रेक स्पीड बढ़ेगी तो लगेज पीछे की तरफ, ऐसे लगेज हिलता रहेगा, तो हम उसको बांध देते एक जगह पर। क्यों बांधते भाई, क्योंकि ये ट्रक अगर आगे की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेट, जितने एक्सेलरेशन से ये ट्रक आगे जाना चाहेगा ना, इस एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स लगेगा भाई, एक एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स इस पर लगेगा, ये ए एक्सेलरेशन से, ये ट्रक ए एक्सेलरेशन से आगे जाना चाहेगा, तो इसके अंदर कोई बॉक्स रखा है या हम खड़े हैं, तो हमारी बॉडी पर अपोजिट में फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, ब्लॉक का मास m और इनटू ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो पहले इस फोर्स को समझिए, आगे चलकर मैं बता दूंगा, वैसे हमें जरूरत नहीं, हमें सीधे ट्रिक में जाने की, सवाल कैसे करना है हम डिटेल में पढ़ते हैं। अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट जैसे 11th का सिलेबस करते हैं, तो मैं आपको समझाता कि ये फोर्स एक तरह का सूडो फोर्स है। तो सूडो फोर्स क्यों होता है, हमें लाना पड़ता है इक्वेशन बनाने के लिए, न्यूटन के फॉर्मूले ठीक से लगाने के लिए। तो ये ए एक्सेलरेशन से कोई गाड़ी आगे जाएगी ना, तो इसके अंदर रखा हुआ सभी सामान उतने ही एक्सेलरेशन की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो ट्रक का एक्सेलरेशन ए है, तो इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन कर दीजिए, उतना फोर्स इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ लगेगा। तो ये ब्लॉक इस फोर्स की वजह से इधर की तरफ मूव करेगा और नीचे गिर जाएगा। अगर ये रफ सरफेस है तो इस फोर्स की वजह से ब्लॉक पीछे भागेगा, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा। फ्रिक्शन अगर इस फोर्स से ज्यादा है तो ये ब्लॉक रुका रहेगा, फ्रिक्शन कम है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो ये ब्लॉक धीरे धीरे स्लाइड करके गिर जाएगा उधर की तरफ। इस पर भी एक सवाल हो सकता है, 5वां चैप्टर क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज एडिशनल में जाकर देखना, एक ट्रक बना हुआ दिखेगा आपको, फिगर बनी हुई मिलेगी, और उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना, मैं जरूर समझाऊंगा। ये डायग्राम मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए लिया था भाई, कि जब कुछ ए एक्सेलरेशन से ट्रेन आगे जाएगी, ट्रक आगे जाएगा, उसके अंदर रखी हुई चीजें, उसकी वजह से फोर्स अपोजिट में लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो सवाल ये है, सवाल ये है भाई, जिसके सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं, और पहले भी आया है ये, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 90% चांस है कि इस तरह का सवाल आ सकता है। और ये सवाल क्या है कि भाई हमें कहा गया कि ये एक वेज है, तो ये इस तरह से क्या है, एक वेज, और थीटा एंगल पर ये क्या है, यहाँ पर इंक्लाइन है इस तरह से।
तो ये एक वेज है और थीटा एंगल पर ये इंक्लाइंड है और हमने इस पर क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। तो एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा गया इस तरह से, तो ये इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये वेज जो है ना, इस वेज का मास कितना है, कैपिटल एम। इस वेज का मास है कैपिटल एम और इस ब्लॉक का जो मास है, इस ब्लॉक का जो मास है, तो मास ऑफ ब्लॉक कितना है, स्मॉल एम। तो ये वेज कहलाता है, इंक्लाइन प्लेन। ये ऐसा वुडन जो है वो पीस है जो इंक्लाइन है और ये ब्लॉक है इसके ऊपर से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई ये इस पे रखा हुआ है, सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसा कहा गया है, स्मूथ कहा गया है। अब थोड़ी देर पहले आपने बेटे क्या देखा था कि भाई ये इंक्लाइन प्लेन है, सरफेस कैसा है, स्मूथ है। तो मैं अगर आपको कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो पहला काम आपका क्या होगा, mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। इतना होने के बाद आप देखेंगे कौन किसको बैलेंस कर रहा है, रिजोल्व करके देखेंगे, एक आएगा mg cos थीटा और एक आएगा mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन के सामने mg cos थीटा होगा, बैलेंस हो जाएंगे, पर mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे लाएगा, mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे की तरफ लाएगा। ये कुछ एक्सेलरेशन के साथ स्लाइड कर नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये ब्लॉक स्लाइड कर किधर आएगा, नीचे आएगा। मुझे ये नीचे आने से रोकना है। और क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कितने एक्सेलरेशन के साथ, कितने एक्सेलरेशन के साथ इस ब्लॉक को मैं आगे की तरफ, इस वेज को आगे की तरफ मूव कराऊं कि ये ब्लॉक गिरे ना इससे। पहले सवाल को ठीक से समझिए, तभी बात जो है वो सॉल्यूशन की बात तो तभी समझेंगे जब क्वेश्चन अच्छे समझेंगे। बहुत बार आता है और क्या कहता है कि सरफेस कैसा कह रखा है हमें, स्मूथ सरफेस में। स्मूथ सरफेस कह रखा है, तो स्मूथ सरफेस है तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। यानी अगर स्मूथ सरफेस पर कोई भी चीज इस तरह से रखूंगा, पक्का स्लाइड कर नीचे ही आएगी। आप अपनी कोई भी बुक इस तरह से लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक बोर्ड लिया और भाई इस पेन के बीच में, इसके बीच में ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से रखूंगा, ये स्लाइड कर नीचे भाग रहा है, मैं इसे इस तरह से स्लाइड कर भाग रहा है नीचे। क्यों? फ्रिक्शन कम है। तो इंक्लाइंड प्लेन है ये और एक ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, तो मैं इसे रिजोल्व करके देखूंगा तो मुझे पता है mg sin थीटा इधर की तरफ आएगा जो इसे नीचे खींच लाएगा, तो ये स्लाइड कर नीचे आएगा, कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। और स्मूथ सरफेस पर हमारा एक्सेलरेशन देखो पहले केस में कितना आया, g sin थीटा आया था। तो ये कह रहा है मैं इस वाले पर क्या लगाऊंगा, एक फोर्स, मैं इस पर एक इस तरह से क्या लगाऊंगा, फोर्स। तो मैं क्या करूंगा, इस पर इस तरह से फोर्स लगाऊंगा, तो ये कुछ एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ये कुछ एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। तो अभी ट्रक वाला केस कह रहा था मैं कि ट्रक ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तो उसमें रखी हुई चीजों पर अपोजिट में फोर्स लगेगा। तो जब मैं इस ब्लॉक को आगे मूव कराऊंगा, तो फिर ये जो ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, इस पे अपोजिट में फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से ये थोड़ा इसके साथ चिपका सा रहेगा और गिरने से बच सकता है। तो कहता है कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए इस वेज के अंदर कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे। मैं चाहता हूं सो दैट ब्लॉक को स्टेशनरी रखा जा सके। तो सवाल है, मैं पूरा सवाल आपको सेंड भी कर दूंगा, फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ब्लॉक स्टेशनरी। क्वेश्चन समझ में आया बेटे दोनों को? यस सर। रिजोल्व करिए। पहला काम आपका जो आप करते आए हैं, ये ब्लॉक है तो ब्लॉक का वेट है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये मैंने शो कर दिया mg। भाई कैपिटल M तो वेज का मास है, कई बार वेज का मास गिवन भी नहीं होगा, ब्लॉक का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ब्लॉक का मास है स्मॉल m, तो mg इसका क्या हो गया, वेट। और रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। भाई आर को आगे चलकर हम किसी और तरह से भी यूज कर सकते हैं डिनोट करने के लिए, इसलिए मैंने इसको एन लिख दिया, नॉर्मल रिएक्शन। तो आर भी लिख सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है,
बट एल लिख दिया मैंने, नॉर्मल रिएक्शन हो गया मेरे। ये दो फोर्स लग रहे हैं इस वक्त तो सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं अगर ये स्टेशनरी है, तो रेस्ट पर है ये, अभी मूव करने की बात नहीं करें। तो फिर अगर ये दो फोर्स लग रहे हैं तो मैंने रिजोल्व करके देखा कि भाई अगर इसे दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करूं तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा और mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। तो फिर यहां थीटा है तो यहां भी थीटा बन रहा होगा, तो यहां भी थीटा एंगल बन रहा होगा। उसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि ये mg है, रिजोल्व कर इधर mg cos थीटा आएगा और ये रिजोल्व कर इधर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा आएगा। तो इस तरह से अगर इसे रिजोल्व कर लिया जाए तो इसे इस तरह से रिजोल्व करने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि n जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके सामने है mg cos थीटा, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन ये तो बच गया mg sin थीटा, फ्रिक्शन है नहीं, तो mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराएगा, फ्रिक्शन है नहीं रोकने के लिए, यानी ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं ये स्टेशनरी रहे, और उसके लिए मुझे कहा गया है कि क्या करो, आप यहां इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाओ। मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तो ये ब्लॉक क्या रह सकता है, स्टेशनरी। इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए कितना एक्सेलरेशन मिनिमम होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो मिनिमम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ये बताने के लिए ऐसे करते हैं। अगर ए एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक आगे जाएगा, ये वेज आगे जाएगा, तो ए एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस ब्लॉक पर उतना फोर्स अपोजिट में लगेगा। ए एक्सेलरेशन से मैं इस ब्लॉक को, इस वेज को आगे पुश करूंगा, तो फिर आप ये ध्यान दीजिए कि यहां पर इस ब्लॉक पर एक फोर्स अपोजिट में लगेगा, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अपोजिट में लगेगा। ये फोर्स कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो जब मैं इस पूरे सिस्टम को फोर्स लगाकर आगे एक्सेलरेट कराऊंगा तो इस ब्लॉक पर मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स अपोजिट में लगेगा। ये मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स अगर अपोजिट में लगेगा तो इसका क्या फायदा हुआ, एम में इसके अपोजिट में तो कोई नहीं है। रिजोल्व कर रहा हूं मैं, क्या रिजोल्व किस तरह से करूं कि एक तो ये इधर की तरफ को रिजोल्व करूंगा, इसको इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डायग्राम में भीड़ हो जाएगी। इस डायरेक्शन में पहले से ही mg cos थीटा है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट रिजोल्व कर इसका ऊपर की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट रिजोल्व कर इसका ऊपर की तरफ आएगा। अगर ऐसा लगे कि नहीं डायग्राम में दिखाई दे रहा तो बताना, थोड़ा और बड़ा डायग्राम बना सकते हैं, और क्लियर है तो देखो। ये MA को रिजोल्व करने के लिए एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल, ये थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये थीटा है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से यहां भी थीटा बनेगा, ये वाला थीटा बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये थीटा था, यहां थीटा होता है, ये पहले बता चुका हूं, ये थीटा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो ये थीटा, ये भी क्या बनेगा, थीटा। MA को रिजोल्व करो, MA का एक कंपोनेंट इधर आएगा MA cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहां जिस डायरेक्शन में mg cos थीटा है ना, इसी डायरेक्शन में आएगा MA sin थीटा। इस तरह से कंपोनेंट्स को अगर मैं एक बार रिजोल्व कर लूं, थोड़ा सा बाकी चीजें मैंने रख कर दी, एक्स्ट्रा चीजें हटाने के लिए ध्यान दीजिए। पहले mg था, mg का एक कंपोनेंट इधर आया mg cos थीटा, एक इधर आया mg sin थीटा, और इधर आया mg cos थीटा। MA को रिजोल्व किया, एक आया MA cos थीटा और एक इधर की तरफ ही आया है MA sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर N रिएक्शन है, तो N के सामने दो फोर्सेस आ गए, कौन कौन से दो, एक तो mg cos थीटा पहले से ही था, और प्लस अब MA sin थीटा भी आ गया। तो ये तो एक इक्वेशन बनी कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ना,
ये नॉर्मल रिएक्शन है n, तो एक तो mg cos थीटा और एक हो गया ma sin थीटा। इस तरह से ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को किधर खींचने वाला था, नीचे। तो अब इसका अपोजिट में कंपोनेंट आ गया, देखो ma cos थीटा। तो ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड कराने वाला था, रेस्ट पे नहीं रहने वाला था, ये फ्रिक्शन भी नहीं था यहाँ पर। बट अब मैंने जब इसे मूव कराया है कुछ एक्सेलरेशन से, तो ये ma लगा। ma को रिजोल्व करो तो कंपोनेंट देखो ma cos थीटा ऊपर वाला बिल्कुल इसके अपोजिट में है। अगर मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे, तो फिर ऊपर की तरफ लगने वाला ma cos थीटा किसके बराबर हो जाना चाहिए, नीचे खींचने वाले mg sin थीटा के इक्वल हो जाना चाहिए। मास से मास कैंसिल हो गया, a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू cos डिवाइड में जाएगा, sin के डिवाइड में cos जाएगा, तो 10 बन जाएगा g tan थीटा। आगे से फॉर्मूला याद कर सकते हैं हम क्या, कैसा सवाल अगर आपके पास आए कि भाई ये ब्लॉक रखा हुआ है, कितने एक्सेलरेशन से इसे मूव कराऊं कि ये जो ब्लॉक है स्टेशनरी रह जाए, जी tan थीटा। थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल में अगर गिवन है, सीधा पुट करिए, जी की वैल्यू 9.8 या 10 जो भी हो, पुट करते ही आंसर आएगा कि कितने एक्सेलरेशन से इस ब्लॉक को मूव कराना जरूरी है कि ये क्या रह सके, स्टेशनरी रह सके। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटे? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन मैं इस पर आपको सेंड करूंगा और अगली क्लास में बात करेंगे फ्रिक्शन की। लास्ट टॉपिक रहेगा यहाँ का, फिर क्वेश्चंस देखेंगे इसके डायरेक्ट फॉर्मूलों के साथ, पूरी प्रैक्टिस के साथ। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।